अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टफॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने ज़राअत सेक्टर को फोकस करने के लिए बिल पेश किया है असम्बली में। वो बिल क्या है, किसानों को किस तरह टारगेट किया जा रहा है और किस तरह उनसे टैक्स वसूली की जाएगी, टैक्स में किस तरह ग्रोथ को बढ़ाया जाएगा। दूसरा, IMF और हमारा पाकिस्तान, जो कर्जा लिया जाता है, IMF की जो शराइत होती हैं वो क्या होती हैं, क्या वाकई IMF चाहता है पाकिस्तान के टैक्स रेट बढ़ा दिए जाए, किसी सेक्टर को फोकस कर लिया जाए, ज़राअत को फोकस कर लिया जाए या एक्सपोर्ट को फोकस कर लिया जाए। वाकई उनकी ऐसी शराइत होती हैं, बिजली के रेट्स बढ़ा दिए जाएं, पेट्रोलियम के रेट बढ़ा दिए जाएं, और हमारा जो टैक्स निज़ाम है और IMF से किस तरह जुड़ा हुआ है या जोड़ा गया है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमील अख्तर बेग साहब। आप FCA हैं, साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद आसम साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, FCA हैं, लाहौर टैक्स बार के मेंबर हैं। उनके साथ मौजूद हैं आशा अली राना साहब, आप नायब सदर हैं, पाकिस्तान टैक्स बार के सदर हैं, ILA पंजाब के, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। जमील अख्तर बेग साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर। IMF और पाकिस्तान, हर बार हम सुनते हैं ये 27वां प्रोग्राम आ गया, 26वां प्रोग्राम आ गया, 25वां प्रोग्राम आ गया, मुआहदा हो रहा है। IMF से जो मुआहदा होता है वो क्या होता है और किस बेस पे होता है? IMF के साथ हमारा मुआहदा जो मैं समझाऊं किस बेस पे होता है, होता तो IMF फॉरेन एक्सचेंज में, डॉलर में कभी 1 बिलियन, कभी 2 बिलियन, कभी 5 साल का प्रोग्राम 7 बिलियन डॉलर हमें कर्जा देता है। और नेचुरली जो लैंडिंग एजेंसी होती है उसकी शराइत होती हैं, और शराइत लोकल बैंक्स हो या फॉरेन बैंक्स हो या कोई लैंडिंग एजेंसी हो या कोई प्राइवेट पर्सन हो, उसकी शराइत ये होती है कि आप हमारा पैसा वापस कैसे करें और कब करेंगे, क्या हमारा पैसा जो सही जगह पे लग रहा है और जो शेड्यूल के मुताबिक वहीं खर्च हो रहा है या मिसयूज तो नहीं हो रहा, आप उससे कमा के हमें सूद भी देंगे और हमारा प्रिंसिपल वापस करेंगे। ये बेस होती है लैंडिंग एजेंसीज की। हाँ, मैं अब बात आगे बढ़ाता जाऊँ, जो मेरा अपना ज़ाती व्यू है, डिफरेंट अंदाज से बात करना चाहूँगा। जब IMF वाले आते हैं उनके सामने आप FBR वालों को बिठा देते हैं, बिजली वालों को बिठा देते हैं, बताओ जी रिकवरी कितनी हुई, टारगेट कितना है जी, इस साल महीने शॉर्टफॉल कितनी है, इस साल के टारगेट 20% बढ़ा दें, 30% बढ़ा दें, इसको एग्जम्पशन खत्म कर दें, इसके एग्जम्पशन बढ़ा दें, कस्टम ये बढ़ा दें। FBR की इन सारी चीजों के साथ IMF का क्या ताल्लुक है? चले, क्या FBR अगर टारगेट अचीव कर लेता है तो क्या IMF का कर्जा उतर जाएगा? अगर नहीं उतरेगा तो ब्रशिंग साइड आप मिस डायरेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्या आप IMF को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या IMF का शेल्टर लेते हुए अपनी लूटमार कर रहे हैं? उससे ज्यादा जो मैं बात करना जो, क्या गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया आपने? बिजली बढ़ा दें, टैक्स लगा दें, कीमतें बढ़ा दें, गैस पे टैक्स लगा दें, टेलीफोन पे टैक्स लगा दें, मोबाइल पे टैक्स लगा दें, कैश पे टैक्स लगा दें, क्यों किया जा रहा है? आपका जो कहने का मतलब है, हुकूमत IMF से कर्जा लेती है अपने मामलात को चलाने के लिए, कर्जा उनका वापस करना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी, FBR की जिम्मेदारी नहीं है। आप जो मुज़ाकरात में FBR को सामने बिठाते हैं IMF का, आपका जो कहने का मतलब है FBR का क्या काम है उनसे मुज़ाकरात करने का? मेरा ये मतलब है कि बड़ी सादा जबान में बात कर रहा हूँ कि IMF को कर्जा आपने देना है वापस डॉलर में, फॉरेन करेंसी में, डॉलर में लिया, डॉलर में वापस करना है, वो अरेंजमेंट किधर है? क्या FBR अगर 12 मिलियन कलेक्शन कर लेता है पाक रुपीस में जी, तो क्या IMF का कर्जा वापस हो जाएगा, सूद पे हो जाएगा? नहीं। तो फिर ये क्या तमाशा रचाया हुआ आपने? फिर बात जब आप कहते हैं कि जब आप कोई मसला उठाते हो तो उसका हल भी बताएं, हल भी बता देते हैं। मेरे जैसा सादा आदमी हल बता रहा, क्या इतने इंटेलेक्चुअल्स को नहीं पता? सर, डॉलर अगर आपने रीपे करना तो आप पास डॉलर होने चाहिए। डॉलर किससे अर्न होंगे? फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न होगा? एक्सपोर्ट से। आप एक्सपोर्ट को कम करते जा रहे हैं। जब लोकल रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है, बिजली बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेशन, डॉलर रेट कम कर देते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेबर की बढ़ जाती है, तो आपकी एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं रह जाती और आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाती है। आप मुकाबला नहीं कर सकते उनके रेट्स का। तो डॉलर आपके पास अगर कम आएगा तो IMF को कहां से पे करेंगे? ये सारा प्रोग्राम इस्तेसाली प्रोग्राम है, तबाही का प्रोग्राम है, आवाम को मजबूर करना है कि वो भूखे रहें। अब 14,000 का जो 12,000 का टैक्स अदाफ रखा है उसमें 9,700 तो सूद में चले जाना है और बाकी दफा का निकाल लें, बाकी हुकूमत के पास बचता क्या है? मैं अभी पिछले महीने पढ़ रहा था कि आपने 398 मिलियन डॉलर, 389 मिलियन डॉलर सूद की शक्ल में और डिविडेंड की शक्ल में फॉरेन रिमिट किया। किस तरह बजट बनाते हैं आप? 11,000 12,000 समथिंग बिलियन
آپ کی ریونیو ہے. اہداف ہے ابھی تو شارٹ فال بھی آ رہے ہیں, ریونیو شارٹ فال بھی آ رہے ہیں. اس میں تو فورن کرنسی کا سود بھی شامل ہے نا, وہ تو فورن کرنسی میں جانا ہے. لوکل کرنسی کا پیسہ آپ سیٹ اپ کر کے وہ کہاں لے جاتے ہیں؟ آئی ایم ایف کی جو شرائط کا کہہ کر حکومت عوام سے کہتی ہے بار بار آئی ایم ایف کا پریشر ہے اس لیے بجلی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, 15 دن بعد پیٹرول کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. یہ تو آئی ایم ایف کے کہہ کر حکومت کرتی ہے, تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف کا بہانہ ہے. دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, پیٹرول غیر ملکی کمپنیاں جو پیٹرولیم کمپنیاں وہ امپورٹ کرتی ہیں, جس میں ٹوٹل ہے, پاک ارب ریفائنری ہے اور باقی آئی ڈونٹ نو کتنی کمپنیز ہیں, بیکری ہے سم تھنگ, وہ باہر سے منگاتے ہیں, یہاں آپ ریٹ بڑھا دیتے ہیں, وہ پروفٹ کماتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں. یہ اب نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں, لے چیلنج کریں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو اس میں سے سیل ٹیکس کا کچھ ایلیمنٹ ملتا ہے, 15%, 10% لیوی آپ لے لیتے ہیں. اس کے لیے آپ نے پوری عوام کو ذبح کر دیا ہوا ہے, پورے ملک پہ برڈن ڈال دیا ہوا ہے. پروفٹ جب کمائیں گے تو ریپیٹریٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب پھر یہ شرائط آئی ایم ایف کی نہیں ہے. بے ایمان لوگوں کی حکومت, بے ایمان لوگوں کی شرائط ہے کہ اس ملک کا دیوالیہ کیا جائے, بالکل کلیئر بات. تو پھر جو ٹیکس جتنے بھی لگایا جاتا ہے ای ایم ایف کا کہا جاتا ہے ای ایم ایف نے یہ شرائط رکھی, نائن فائلر کو پکڑ لیں, لیٹ فائلر کو پکڑ لیں, یہ کر دیں, یہ کیٹیگری بنا دیں, آپ نے اس سیکٹر کو اس پہ ٹیکس لگا دیں, ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا دیں. ایگریکلچر سے کیا تعلق ہے؟ ایگریکلچر کو آپ کی کم ہوگی تو آپ کا را مٹیریل کم ہو جائے گا. را مٹیریل آپ کا انڈسٹری کے لیے را مٹیریل ہوتا ہے, آپ کی انڈسٹری ڈاؤن ہو جائے گی, انڈسٹری ڈاؤن ہوگی, آپ کے ملک کی جی ڈی پی کم ہوگا, آپ کے ایکسپورٹ کم ہوگی اور کمزور ہوں گے. یہ کوئی ایسا فلسفہ جو سمجھ نہیں آتا کسی کو. سی ایس ایس کر کے جو بندے گئے ہیں آفیسر, لا حول ولا قوت کہنے کی بات, ٹاپ کے بندے بیٹھے ہیں, لنڈن آدمی بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے سب پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں, جی جی بڑے بڑے ٹریلین مالک ہیں, کروڑوں ڈالر ان کے پاس ہے. میرے جیسا فقیر آدمی جو ہم تو مہینے کی روزی نہیں ہوتی ہمارے پاس, ہمیں سمجھ ہے, یہ ٹریلین ہولڈر کو نہیں پتا کہ ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے, ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اکانومی کو درست کرنے کا 77 سال میں کوئی فارمولہ آج تک ایجاد نہیں ہوا. ابھی میں کب 80 سے پہلے تو ہماری اکانومی وہ تھی, دوسرے ممالک کو ہم قرضہ دیتے تھے, 80 کے بعد ہمیں کیا ہوا؟ یہی کچھ ہو رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں, لوٹ مار ہے, بدماشی ہے, غریب عوام کے ساتھ اتصال ہے. سادہ سادہ کام جو آپ غلط کر رہے ہیں تو ملک کو برباد نہیں کر رہے, تو اور کیا ہو رہا ہے؟ آئی ایم ایف کا ایکسپورٹ سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے؟ سر آئی ایم ایف کا ایکسپورٹ سے یہ تعلق ہے, ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی تو آپ کے پاس ڈالر رہیں گے, آپ امپورٹ کا بل پے کریں گے, کچھ پیسے جو بچیں گے آپ قرضہ اتار سکیں گے. دیکھیں آپ کو پیسوں کی کیوں ضرورت ہوتی ہے, آپ کی امپورٹ پڑتی ہے, ڈالر کی کہاں ضرورت پڑتی ہے. آئی ایم ایف سے قرضہ آپ نے کیوں لینا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے بل کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, پیٹرولیم کی, آپ نے سرخی پاؤڈر کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے جو باہر سے آتا ہے, آپ نے گھی کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, آپ کے عیاشیوں کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے پیمنٹ کرنی. آئی ایم ایف سے قرضہ تاکہ ڈالر کی پیمنٹ ہو جائے, 5 روپیز میں تو پیمنٹ ہی ہو سکتی, اس کے لیے پورے ملک کو آپ نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جتنے بھی یہ ایشوز ہیں جن کا حکومت کہتی ہے اشرافیہ پہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ٹیکس لگا دیں, بیانات چلتے رہتے ہیں 6 ماہ, تو آج تک اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگتا, لیکن غریب پہ لازمی لگ جاتا ہے آئی ایم ایف کا کہنے کے. اشرافیہ غریب پہ پاس آن کرتا ہے. سر ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہم دیہات میں کہتے ہوتے تھے کہ زمیندار جو گروہ ہے یا دیہاتی لوگ ہیں اسے نمک کے علاوہ کوئی چیز باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس نمک بھی ہے, نمک بھی جو سب سے سستا نمک تھا ہمارا, اب وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے جمیل صاحب, جو انڈیا والے ہمارے نمک کو جو ڈالروں میں بیچتے ہیں اور یہاں سستے اتنا. ہم نمک بھی دنیا کو دیتے ہیں, اور نمک بھی ایک قسم کا نہیں ہے, نمک کے کئی قسم کے اتنے مہنگے نمک ہیں جو ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اس سے اپنا ذرا مبادلہ بہت بڑھا سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے سر باہر سے آپ کو قرضے لینے کی, کیا ضرورت ہے امپورٹ کرنے کی چیزیں, ایکسپورٹ کریں, امپورٹ بند کریں. یہ حکومت کہتی ہے یہ انٹرنیشنل باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, ماہر معاشرت کا سمجھ میں نہیں آئیں گی, ایکسپرٹ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی, کیونکہ یہ قرضے بھی لینے ضروری ہوتے ہیں کسی ملک کے ساتھ چلنے کے لیے انٹرنیشنل طور پہ. کوئی ضروری نہیں. جمیل صاحب چلو میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. آسم صاحب, ایگریکلچر بل 2024 کس کے کہنے پہ پیش کیا گیا اور اس کا کیا مقصد تھا اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ کافی سالوں سے بات سننے میں آ رہی ہے ہر کان کے اندر کہ جی ایگریکلچر ٹیکس ہونا چاہیے, ایگریکلچر ٹیکس ہونا چاہیے. بہرحال جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا, دیر آیا درست آیا والی بات ہے, لیکن ابھی جو بھی بل پیش کیا گیا ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے, پریزنٹیبل نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے کن کن
चीजों पे और क्या क्या करने की कोशिश की है। बहरहाल जो बिल की शक्ल है उसमें जो नजर आ रहा है उसमें उन्होंने क्रॉप्स को, उन्होंने शुगर को और उन्होंने राइस को जो है वो जो इनके बड़े बड़े फार्मर्स हैं इनको जो है वो कैटर करने की कोशिश की गई है। शुगर वाले तो किसान में नहीं आते, किसान फार्मर तो और चीज है, वो तो शुगर माफिया तो और है। शुगर केन बेसिकली, उसके अलावा छोटे फार्मर हैं अभी तक वो एग्जाम्प्ट है। बेसिकली ये एक टेस्टर के तौर पे उन्होंने प्रेजेंट किया है कि देखते हैं ये करने के बाद अवाम की क्या हाई। वफाकी वजीर खजाना ने पेश करवाया लेकिन पंजाब असेंबली में पेश हुआ है। ऐसे ही है और ये सिर्फ पंजाब के प्रोविंस पे भी एप्लीकेबल, यानी पंजाब प्रोविंस पे एप्लीकेबल है। अभी बाकी सेक्टर्स के अंदर या बाकी जगहों पे इसका इतलाक नहीं हुआ जी। और पंजाब में कब से इतलाक होगा इसका? जुलाई 2025 इसकी प्रॉपर होगी लेकिन जनवरी 2025 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा जी। अच्छा, इसमें अभी कोई उन्होंने एक और जो इसको करने के बाद आप अंदाजा करें ऐसा कौन सा किसान होगा जिसकी एनुअल इनकम। आसम साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले एक सवाल, इसका बुनियादी मकसद क्या है और इसके फीचर क्या है, लेकिन ब्रेक से बाद ना छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, पर्पस तो यही है कि फाइनेंशियल मसल स्ट्रॉन्ग करने, इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स की एक, और जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से टैक्स की मद में जैसे फोर्सी लगा के या और बहुत सारी चीजें करके इन्होंने 7 एप्लीकेबल किया। हुकूमत कहती है ना जो टैक्स अहदाफ हैं उसके एग्रीकल्चर का जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो 70% है, लेकिन टैक्स में उसका सिर्फ 2% वसूल किया जाता है, उसकी वजह से इससे भी कम हो। लेकिन अब उन्होंने एक और बात, इसको फोर्सी को एप्लीकेबल किया था फॉर बिजनेसेस के लिए, इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम को भी लिंक कर दिया है फॉर उनकी इनकम के साथ एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के स्केड्यूल के साथ। यानी कि अगर कोई 150 मिलियन से ऊपर की इनकम अर्न, और वैसे ये बनाने वाले की सोच पे बड़ा अफसोस होता है कि जब वो प्रेजेंट करने के लिए इसको पेश किया जा रहा था तो वो उसने ये नहीं सोचा कि ऐसा कौन सा पाकिस्तान में फार्मर है जो इतनी हैवी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर से। हमारा तलमिया तो ये है ना आसम साहब, 73 साल तक WWF वफाक लेता रहा, वो जो टैक्स बनता सूबे का था, तो वो हमारे जमील अख्तर बेग साहब ने उसको इशू को उठाया, उसका फैसला हुआ नहीं ये तो सूबे का टैक्स है, तो ये जिसने 7 लगा दी, इसका भी किसी दिन ये प्रॉपर्टी का है मामला, ये ज़राअत का मामला है या वट एवर प्रीमिस के पास जाएगा, सूबों के पास जाएगा, इसका भी यही फैसला होना है। अभी देखें इसमें कोई स्लैब्स नहीं वाजे किए गए, पेनल्टीज बता दी गई हैं कि जी आपकी अगर इनकम 20,000 से ज्यादा होगी तो 1% हो जाएगा, अगर 50,000 होगी तो 2% हो जाएगा। अभी इस तरह से स्लैब्स कोई नहीं वाजे किए गए। इसमें हुकूमत ने कोई टारगेट तो किया ना किसान? जी बिल्कुल, बड़े किसान जो हैं उन्होंने, बड़े फार्मर जो हैं उनको उन्होंने टारगेट किया, लेकिन अभी देखें 4 या 5 या 10 सेक्शंस अभी उन्होंने बताए हैं कि जी उसमें फोर्सी होगा, उसमें कौन से लोग होंगे। अच्छा आसम साहब, इसमें 2 टैक्स हैं, पैदावारी टैक्स है, इनकम पर टैक्स है, जो एक ही टैक्स ज़राअत से वसूल किया जाता है इनकम पे जो होता है, ये भी इनकम ही है जी। देखें इससे क्या होगा, इससे लोग अब और कम बताना शुरू कर देंगे अपनी रिटर्न के अंदर। आपका काम तो ये है कि आप फैसिलिटेट करने की पोजीशन में आए, लें। देखें गवर्नमेंट को देने में किसी को हर्ज नहीं होता। बात ये है इसी प्रोग्राम के हवाले से, जैसे बेग साहब हमारे सीनियर जो बता रहे हैं कि IMF और पब्लिक और अवाम जो पिस रही है, इस हवाले से जो टैक्सेस की भरमार की जा रही है, बिजली, पानी, गैस, अब तो गैस ही नहीं है सर मुल्क। आप किस तरफ चल पड़े हैं जी, आप किस तरफ चल पड़े हैं सर, किस तरफ चल पड़े हैं आप? गैस की कमी नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी कमी नहीं, और हमारे यहाँ तमाम तरह के मादनियात अवेलेबल हैं। और पाक ईरान गैस पाइपलाइन वो थी जिससे पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा और भी सस्ती हो जाना तमाम। सर ये अल्लाह ने वो जमीन अता की है हम मुसलमानों को जहाँ हर तरह का मादनियात आप अवेलेबल है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि जरूरत क्या है, जरूरत इस लम्हे की है कि उस पर काम करेगा कौन। अच्छा, इसका टैक्स कलेक्शन का तरीकेकार क्या होगा? सर वो मंथली रिटर्न इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे PRA है। नहीं, मंथली तो फसल नहीं होती कोई भी किसी की भी, नल की फाइल कर देगा, 3 माह के या 6 माह की फसल होती है। तो उन्होंने मंथली का उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंथली आए और वो चीजें हों। लेकिन मैंने पहले भी यही बात की है कि उसको पढ़ने के बाद कोई भी चीज वाजे नहीं है अभी तक, ना पेनल्टीज, ना सेक्शंस, ना लोग। सिर्फ अभी उन्होंने 3 सेक्टर को कहा है कि जी फाइनेंशियल मसल्स पाकिस्तान का मजबूत करने के लिए हम जो है वो चावल, मकई और इस तरह की चीजों को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आशा के लिए राणा साहब, IMF की बात हुई, वज़ीर आज़म साहब का रात भी बयान रिकॉर्ड पर है, जो टैक्स नहीं देते नॉन फाइलर के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए, टैक्स बेस को बढ़ाना है, IMF की शरात को पूरा करना है। नारा लगाती है हुकूमत या वज़ीर आज़म साहब कहते हैं या वज़ीर खजाना साहब कहते हैं, उसका अमली
अमली इतला कहाँ तक है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नॉन फाइलर्स के खिलाफ गिरा तंग किया जाएगा, तो नॉन फाइलर्स तो ऑलरेडी हमारे, अब देखिए रेशियो अभी भी जो रिटर्न्स की है बहुत कम है, फाइलर्स की तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन ये देखना है कि रेवेन्यू पोटेंशियल क्लाइंट कौन से हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल टैक्स कलेक्शन कहाँ से हो रही है। अभी जो IMF ने मुतालबा कि इसको टैक्स किया जाए एग्रीकल्चर को, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसमें तो टैक्स का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है। देखना 12 लाख रुपए इनकम अगर हो और 2000 रुपए टैक्स दे रहा है एग्रीकल्चर इनकम पे, और इसके अल्टीमेटली अगर आप सैलरी पे देखें उसका रेट 35% तक जाता है, तो सैलरी वालों को आप जो विक्टिमाइज करने की बजाय। लेकिन वो देखा किसान भी तो आशिक भाई, वो खाद पे भी टैक्स देता है, बिजली के बिल में भी टैक्स देता है, पानी का भी टैक्स देता है, वो तो बीज लेता है उस पर भी टैक्स देता है, वो तो हर जगह पे टैक्स अदा कर रहा है। किसान है अनरजिस्टर्ड परचेज कर रहा है। जी जो चीजें आपने बताई है वो रजिस्टर्ड कोई तो होल्डिंग एजेंट नहीं है, सही है, ही उसका वो एंड कंज्यूमर है जो जिससे वो खाद ले रहा है, वसूल तो उसे सारा किया जाता है, उनका कोई टैक्स तो उसे सब हर चीज में वसूल किया जाता है, सारी की सारी उसकी इनकम, और ना उसको ऑडिट में केस आता है, ना उसकी कोई असेसमेंट का तरीकाकार है, वो तो एमटीएन होल्डर भी नहीं है। तो ये चीज है कि ये इनका एक दान है कि इसको एग्रीकल्चर को टैक्स सेक्टर में लेकर आएंगे, इसको टैक्स रेट में लाना चाहिए, इस पे टैक्स का रेट है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है ताकि हम उन लोगों में बोझ ना डालें जो ऑलरेडी टैक्स रेट में है। और जागीरदारा है, फौज की सबसे ज्यादा जमीनें पाकिस्तान में मौजूद है, बड़े बड़े वडेरों की जमीनें सैकड़ों एकड़ कह लें, मुरब्बे कह लें जिनकी जमीनें, आप समझते हैं वो टैक्स दे पाएंगे, उस पॉलिसी को मंजूर करने देंगे? सारी चीजें छोड़ के मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक पेज पे होना पड़ेगा, चार्टर ऑफ जो इकॉनमी है उस पर साइन करने पड़ेंगे। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक अगर यही सोचते रहे कि जो हमारे नुमाइंदे इलेक्ट होकर असम्बलियों में आके बैठते हैं, अगर वो अपने आपको 12 लाख रुपए में 2000 टैक्स देंगे, तो देखें 12 लाख इनकम अगर हम यहाँ रखते हैं फेडरल में इनकम टैक्स में देखते हैं तो वहाँ टैक्स 1.5 लाख रुपए बनता है। ये जब तक हम इन चीजों को नहीं सोचेंगे, इन चीजों को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, अनटैक्स्ड इकोनॉमी को टैक्स में नहीं लेके आएंगे, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं करेंगे, तब तक एग्रीकल्चर को प्रॉपर असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। जो मुंतखब हुकूमत करती है वो पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं, जाके सेनेट में बैठ जाते हैं, टॉप पे बैठ जाते हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदे। उनकी जब जितने नवाज शरीफ साहब के केस निकले, शहबाज शरीफ साहब के निकले, जरदारी साहब के निकले, या इमरान साहब के निकले तो टैक्स के ऊपर ही पकड़े तो चोरी वहां से जाती है। वो जब खुद ही टैक्स नहीं देंगे तो फिर अवाम को किस तरह एतमाद में लेंगे? वो उनके असासे देख ले, उनकी रिटर्न देख रहे किसी की, वो आपसे शायद पार्लियामेंटेरियन के बंदे की आपसे भी रिटर्न कम होगी, कम टैक्स देता होगा या नहीं देता होगा। असल ये है कि जब वो असर रसूख से अपने केसेस को दबा देते हैं, जब तक हमारे मुल्क के अंदर कानून की रिट कायम नहीं होगी, जैसे बेग साहब ने कहा कि मुल्क के अंदर हमारा फुकदान ही कानून का है, कि हमारा सुपरमेसी जो है कानून के इतलाक सब पर यकसा नहीं है, हम इसकी इन्फोर्समेंट चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। कानून तो बने हुए हैं, एग्रीकल्चर में भी असेसमेंट का तरीकाकार है, रिटर्न का तरीकाकार है कि इसमें भी आपने रिटर्न फाइल करनी है। तो बिल का जो पेश होना ये है कि बिल में भी अभाम है, जैसे आसिफ साहब ने फरमाया कि बिल को भी क्लियर नहीं उन्होंने किया, अगर असल उनकी नीयत नहीं है बिल पास करने की। और IMF की जो प्रपोजल ये है कि आप एग्रीकल्चर को क्यों टैक्स प्लान पे नहीं लेकर आ रहे? तो नहीं एग्रीकल्चर, तो अभी जमील साहब कह रहे थे एग्रीकल्चर के तो शराइत नहीं, तो उसका एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक है IMF का? वो आपके ज़राअत से उसको क्या फायदा है? ये तो हमने वो बताना था, हम यहाँ से ये इनकम लेंगे तो आपको कर्ज देंगे, आपको इस तरह सूद हम अदा करेंगे। IMF का इससे ताल्लुक ये है कि जब 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हुए और सूबों ने एग्रीकल्चर में टैक्स लेना है, जो IMF है उसका चूंकि हम मकरूज हैं, हमने बेल आउट पैकेज, फिर बिलियन का अपने बेल आउट पैकेज की रिक्वेस्ट कर दी है कि बिलियन हमें जो बेल आउट पैकेज दें ताकि हमने वो लेना है, तो उनकी शराइत को हमें मानना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, 18वीं तरमीम के बाद जो बनाया सूबों को खुद मुख्तार बना दिया गया, लेकिन वही सूबे वफाक से सारे रियायत ले रहे हैं, सारे रिलीफ ले रहे हैं। होना तो ये चाहिए था 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपने सूबों अवाम को खुद रिलीफ देते, वफाक की बजाय वो देते, बिजली में भी वो देते, दूसरी चीजों में भी वो रिलीफ देते, जो नहीं दिया गया। वफाक को आज जीरो कर दिया है और जो सूबे हैं वो ऊपर चले गए। हुआ तो ऐसा ही है ना, सूबे बोझ बने हुए फेडरल पे 24% टैक्स कलेक्शन करनी होती है। पंजाब ने, जिस हुआ पंजाब की बात करें तो ये अभी सिर्फ 2% कलेक्शन करके दे रहा है। तो सूबे जब अपना काम ही नहीं करेंगे, कलेक्शन ही नहीं करेंगे, इन्फोर्समेंट बाय लॉ नहीं करेंगे, जब हमारा जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इस तरह पंजाब का एग्रीकल्चर का जो बोर्ड बनाए उससे टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्ट करें। जब तक आप इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे, जब तक लोगों को आप टैक्स का पूछेंगे नहीं, असेसमेंट ही नहीं करेंगे, ये तो अपनी मर्जी से जो बंदा 2000 जमा करा देता है और इनकी मुरब्बों में प्रॉपर्टी है, कोई इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक्साइज का डिपार्टमेंट जबरदस्त काम कर रहा है और हर जगह पे, हर अब शहरों में नहीं, एक शहर में कई उनके जेली ऑफिस हैं, हर घर का उनको पता है कितना टैक्स देना है, किसे कितना टैक्स लेना है। क्या दूसरे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट को नहीं पता किसी की जमीन है कितनी नहीं है? ये पॉलिसी जो बनाई गई है, तो आप समझते हैं FBR जो टैक्स पेयर की तादाद को नहीं बढ़ा सकता, टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सकता, वो ज़राअत पे अपने इसको पॉलिसी को किस तरह कामयाब होने देगा, किस तरह करवाएगा? ये डोमेन है सूबों की। अब सूबे चाहे तो अपने AC को, DC को, पटवारी को, सबको पता है कि किसी कितनी की जगह है, उसका तखमीना करें। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनी, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत
بہت کام کر رہی ہے, لیکن وہ لاہور سے باہر نکل ان کی پرفارمنس دیکھ لیں, اس کے ٹیکس اہداف دیکھ لیں, لاہور سے باہر کتنے وصولی ہو رہی ہے اور لاہور میں کتنی ہو رہی ہے, وہ بھی لاہور تک محدود ہو گئے. اور لاہور میں بھی آج تک ریسٹورینٹس اور بیوٹی پارلر آج تک وہ پورے رجسٹر نہیں ہو سکے. جب تک آپ براڈننگ کو ٹیکس بیس نہیں کریں گے, ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے بوجھ ڈالنا, وہ ایسے ہی جو بندہ آلریڈی ڈیٹ میں ہے اس کو آپ بوجھ ڈال دیں گے, اسی کو آپ کہیں گے بھائی لاؤ بھی اپنا کھاتے چیک کراؤ, تمہاری زمین اتنی تھی تم نے اتنا ٹیکس دیا, جو ابھی اور ساتھ جن کا رقبہ ہے ان کو وہ ٹیکس ریٹ میں بھی نہیں ہے, وہ دیتا بھی نہیں ہے, وہ پوچھتا بھی نہیں ہے. جمیل اختر بھائی صاحب, جیسا عاشق صاحب ابھی کہہ رہے ہیں زراعت کا بھی ایگریکلچر کا بھی شرائط IMF کی ہے, آپ اسے متفق ہیں واقعی چلو ایک اچھی اس نے سجیشن دی ہوگی زراعت سیکٹر کو قابو کر لے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کو قابو کر کے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں, یا پھر یہ WFWF کی طرح یہ بھی پالیسی بھی یہ بھی بل اسی طرح 77 سال چلتا رہے گا آگے؟ کہتے بن کے مارنا, آپ نے سوال ایسے کروا رہے ہیں ہم سے اور مجھے آپ نے باندھا ہوا ہے تو مجھ سے نہیں پوچھتے. جی جی سر میں نے ہی پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا آپ کا کہ ایگریکلچر بہت ٹیکس فرٹیلائزر وہ تو حکومت کہتی ہے 2% ٹیکس اعداد میں جھوٹ مارا جاتا ہے, 2% صرف کنٹریبیوشن ہے اس کی. ڈاٹا بیس ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کی اکنامکس ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کی اسٹیٹسٹک ہی ٹھیک نہیں ہے. کس طرح دیکھیں سب سے زیادہ کھاد کون یوز کرتا ہے؟ کسان. اس پہ سیل ٹیکس نہیں ہے. وہ تو میں پہلے بات کر رہا تھا, کیا پیسٹی سائڈ پہ سیل ٹیکس نہیں ہے؟ بجلی کے بلوں پہ سیل ٹیکس نہیں ہے؟ وہ تو انڈائریکٹ ٹیکس جمیل صاحب پھر ہر بندہ دے رہا ہے, نوکری پیشہ بھی دے رہا ہے, وہ بھی دے رہا ہے. آپ لگائیں سیل ٹیکس گروور پہ, ٹھیک ہے جی, اور ہم سیل ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے اور اس کا ان پٹ ٹیکس استعمال یوز کریں گے, ٹھیک ہے, ہم ان پٹ ٹیکس اس کا یوز کریں گے اور آپ ریفنڈ دیں گے ہمیں. کیوں؟ اس لیے سن لیں بات, آپ جاتے کدھر؟ جی 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 سر ریفنڈ اس لیے آپ دیں گے کہ ہم لاس کرتے ہیں. آئی ایم سن آف دی ایگریکلچر, وی پراؤڈ آف دیٹ کہ میں ایک چھوٹے کاشتکار کا بیٹا ہوں اور میں خود بھی کاشتکاری کرتا ہوں. جس وقت میرے پاس فصل آ جاتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. آپ نے 4700 کے حساب سے گندم کی قیمت فکس کی تو میری گندم نہیں بکی 2500 روپے بھی, میرا لاس ہوا. جب میں لاس کروں گا تو میرا انکم ٹیکس ریفنڈ بھی دیں گے, آپ سیل ٹیکس کا ریفنڈ بھی دیں گے. سب آپ مجھ سے ایگریکلچر پہ لگائیں سیل ٹیکس اور ہم فری کنسلٹنسی دیں گے انشاءاللہ ایگریکلچر کو. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم انپٹ لیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا آپ کا ڈاٹا بیس میں آئے گا ایگریکلچر کتنا سیل ٹیکس دیتا ہے. انکم ٹیکس تو آلریڈی انفورسڈ ہے, 2010 سے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا ہوا ہے. 4 لاکھ سے اوپر انکم جو ہے سیل سلیب دیکھیں وہ ٹیکسیبل ہے. ادھر 6 لاکھ ایگزمپٹ ہے, ادھر 4 لاکھ ایگزمپٹ ہے ایگریکلچر میں. تو آپ پھر سر ایک اور چیز ہے, ایگریکلچر ہمارے آسم صاحب ماشاءاللہ ایکسپرٹ ایگریکلچر پڑھ لیں گے. ایگریکلچر لا میں 2 سلیبز ہیں. ایک سلیب یہ ہے کہ آپ کی پر اینم انکم ہوگی اتنی پروفٹ لاس کر کے تو آپ یہ ٹیکس دیں گے. دوسری سلیب جو ہے وہ پر ایکڑ کے حساب سے ہے کہ آپ کی اتنی ایکڑ کاشت ہوگی تو آپ پر ایئر اتنا سیل انکم ٹیکس دیں گے. وہاں تو ایگریکلچر کنسیل کر ہی نہیں سکتا, ایگریکلچر میں تو ٹیکس چوری ہو نہیں سکتا. حکومت ان کا کسانی ایگریکلچر کا نمائندہ یا بیٹھتا کون شہریوں کے آگے تو آپ سارا بلیم ان پہ دیتے ہیں. وہ معصوم لوگ ہیں. 70% اکانومی ایگریکلچر کی اکانومی کی پروڈکشن آپ کے ایگریکلچر سے ہوتی ہے. مانتے ہیں خود مانتے ہیں کہ ہم تو پھر ان کو ضبط کیوں کرتے ہیں. 70% اس کا کنٹریبیوشن ہے, لیکن 70% کنٹریبیوشن ہے. ہم کریں گے یہ کہ گندم اپنے لیے بیچیں گے, کپاس اپنے لیے بیچیں گے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی GDP کدھر جاتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں ٹیکس کہاں جاتا ہے. ننگے پاؤں ننگے بدن ہمارے بہن بھائی ہمارے ماں باپ پھرتے اور گند پیدا کرتے ہیں, سردی میں پھر کے کپاس پیدا کرتے ہیں, موئسچر اور ہبس میں پھر کے تو گنڈا پیدا اور چاول پیدا کرتے ہیں. آپ ہمیں مذاق اڑاتے ہیں. ہم 2% سیل ٹیکس دیتے ہیں, 2% ٹیکس دیتے ہیں, جس کا 70% GDP میں کنٹریبیوشن ہے. وہ GDP بند کر دیں نا. ہماری گندم ہم کپاس ہی پیتا منگوا دیں باہر سے کپاس. نہیں GDP کے مطابق پھر ٹیکس بھی تو ہونا چاہیے نا. سر ٹیکس اس سے زیادہ ہے سر, آپ کی کیلکولیشن غلط ہے. آپ سیل ٹیکس جو ہم ابزارو کر رہے ہیں ہماری انڈسٹری, اس کو وہ اینڈ کنزیومر کے طور پہ ہم ہمارے پہ برڈن ہے, ہمارے پہ کیوں ہم سے ٹیکس دے رہے ہیں. آپ جو ٹیکس سپیس موجود ہے پھر آپ سمجھتے ہیں وہ آپ نے ایک اور تماشا جو آپ نے لگایا 236H, آپ نے کہا جی کہ جو رجسٹرڈ ہوگا اس پہ 2.5% سیل ٹیکس انکم ٹیکس لیا جائے گا, جو ان رجسٹرڈ ہوگا اس سے 2.5% ٹیکس لیا جائے گا. تو یہ 2.5% کون دے رہا ہے؟ آپ نقصان دے رہا ہے. وہ نان فائلر اس لیے کہ اس پہ انکم ٹیکس نہیں لگتا, ایگزمپٹ ہے, اس کی انکم بھی اتنی نہیں ہے. آپ کا سر پنجاب میں جا کے دیکھیں, آپ کی 80% آبادی جو ہے 80% زمین کی ڈیٹا نکالنے
12.5 एकड़ से कम जमीनें हैं। जी जी, वो एक बंदे के ज्यादा को 8-10 किले जमीन एकड़ होती है। जमीनें बट गई हैं। मेरे दादा का 2.25 मरबे से मेरे हिस्से में 6। अच्छा जमील साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप ये बताइएगा जैसे आप जीटीपी की बात कर रहे हैं, फिर खला कहाँ पे मौजूद है? जो हुकूमत अब एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी ला रही है, आप समझते हैं बिल बिल्कुल गलत है, वक्त के खिलाफ है, मौजूदा हालात में ऐसा बिल नहीं आना चाहिए, या अगर जीटीपी को बढ़ाना है, हमने टैक्स बेस को ग्रोथ को बढ़ाना है, दूसरा इसका हल क्या है? लेकिन ब्रेक से बाद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पूरे पाकिस्तान में मुझे 5 बंदे ला दें जो इनकम टैक्स चोरी नहीं करते, कुरान पे हरफ उठा के कह दे हम टैक्स चोरी नहीं करते, पूरा टैक्स देते हैं। एफिडेविट तो हर रिटर्न में जाता है जनाब, उसने अपनी ईमानदारी से टैक्स अदा किया, उसमें हम नहीं कह सकते टैक्स मारते जी। आप उन झूठों के लिए आप मासूम और सादा लोगों पे टैक्स लगा रहे, उनको बदनाम कर। चलो टैक्स तो ले, बदनाम तो ना करें हमें। टैक्स चोर तो वो नहीं है सर, टैक्स चोर जो टैक्स कम देता है या कम देता है वो टैक्स चोर तो नहीं है। टैक्स चोर असल में है कौन है? जो टैक्स पूरा देता है वो टैक्स चोर है। नहीं जिम्मी साहब देखो, नहीं सर ये बात गलत है। चीज जो चोरी होती है, चीज तो जो मौजूद होगी चोरी तो वो होगी, जो टैक्स आया नहीं वो चोरी कैसे होगी? सर टैक्स आया क्यों नहीं आया जी सर? मैं जब होटल पे जाके खाना खाता हूँ जी तो मेरे से पूरा टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स वो नहीं गया हुकूमत आगे नहीं गया तो इसे क्या कहेंगे? जी जी क्या इसे ईमानदारी कहेंगे? ये चंदा कहेंगे उम्र के लिए? फिर तो विद होल्डिंग एजेंट को पकड़ा जाए। ये कुर्बानी के बकरों के लिए चंदा कहेंगे? ये टैक्स चोरी तो और क्या है? सर देखें, टैक्स तो वो है जो हुकूमत खजाने में आया है और फिर वो चोरी। सर जो अवाम जो कलेक्शन करता है अवाम से पैसा लेता है और आगे जमा नहीं कराता, वो खा जाता है, वो चोरी है। फिर उनको पकड़ने का तरीका क्या है? लेकिन हुकूमत को पता नहीं है। फिर जो डिपार्टमेंट हुकूमत किन की है? हुकूमत कोई भी हो, लेकिन सर पूरी दुनिया में डिस्करेज किया जाता है सरमायादार हुकूमत में ना आए, बिजनेसमैन हुकूमत में ना आए। लेकिन अब तो ट्रेंड बदल गया ना, कहीं भी नहीं है सर। देखो सियासतदान अब तो वो बिजनेसमैन हो या बिजनेसमैन सर हुकूमत में है। इंडिया में बता दे, बांग्लादेश में बता दे, सर इंग्लैंड में बता दे, फ्रांस में बता दे, मलेशिया में बता दे, किस मुल्क में सरमायादार या बिजनेसमैन हुकूमत में है? तो सर आज आपके दुनिया में सर बात सुन ले, दुनिया में जो बिजनेसमैन है, जो हुकूमत का बंदा वज़ीर आज़म है, वो हम देखते हैं हुकूमत से उतरता है, जाके मैकडॉनल्ड में काम करता है, साइकिल पे जाके अखबार बेचता है, वज़ीर आज़म मुल्क के। ये तो बिजनेसमैन की बात है। लेकिन जो अब एग्रीकल्चर बिल बना है, आप समझते हैं अब जो एग्रीकल्चर किसान है जो टैक्स नहीं देते थे, अब उनको पकड़ा जाए दुरुस्त है? ये सारा ड्रामा है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2010 का ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है और एग्रीकल्चर टैक्स आप ले रहे हैं। आसम साहब ये टैक्स बातें करते हैं, बिल के जरिए जो टैक्स रेट रखे हैं वो पहले पुराने हैं या नए जो इसमें पेश किए वो क्या है? इस बिल में कोई रेट वाजे नहीं है। नहीं दिया था ना बिल में, नहीं सर बिल में कोई रेट नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है प्रेजेंट किया गया। हाँ ये बात सच है कि जो रेट 2010 से लिए जा रहे हैं वो 4 लाख से ही इनिशिएट हो रहे हैं, जो उनका पहला स्लैब है। लेकिन बात ये है कि जो अब बिल के अंदर बाकी चीजें उन्होंने एलैबोरेट की हैं, जैसे 4C का इतलाक है, जैसे कौन कौन से फार्मर इस मद में आएंगे और छोटे फार्मर जो हैं जब ये अपनी रिटर्न देंगे किसान, तो आप समझते हैं ये जो अपने साथ से उनके जो शो होंगे उसको इकोनॉमी को हमारा को फायदा होगा? किसी को डॉक्यूमेंट ऐसा जनरेट किया जाएगा जिससे देखिए अभी क्या हो रहा है, जितनी रिटर्न्स आप इंडिविजुअल्स फाइल कर रहे हैं या जहां भी बात होती है 7E के हवाले से, नहीं मेरी बात सुनिएगा, उसमें जहां पे 3 तरह की प्रॉपर्टीज पे छूट दे दी। एक उन्होंने कहा जी रेजिडेंस पे टैक्स नहीं होएगा, एक जो रेंटल घर है और एक वो जो आपकी एग्रीकल्चर है। तो हर बंदे ने कहा यार अभी एग्रीकल्चर से पा दो, भी एग्रीकल्चर से पा दो, भी एग्रीकल्चर, ये वापस आना शुरू हो जाएगा। सर देखें जब आपके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होगा और पता होगा कि यार कितनी कितनी प्रॉपर्टीज लोगों के पास इन एग्रीकल्चर टर्म्स अवेलेबल हैं, देन डेफिनेटली इट विल अफेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड पे कि यार अच्छा टैक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। टैक्स आ जरूर रहा है, उस इतलाक के अंदर लोग दे रहे हैं। जैसे आपने सवाल किया था अभी मेरे दोस्त से कि जी ये जो टैक्स का निजाम है ये तो ऑलरेडी वाजे है, तो फिर इसको IMF को क्या जरूरत है, कौन टैक्स लगा देता है? देखें IMF एक अदारा है जो पाकिस्तान या किसी भी ऐसे मुल्क को जो कर्जा लेना चाह रहा है वो उनके पास जाते हैं अपनी फिजिबिलिटी बना के कि यार हमारे पास ये
प्लान है आपका कर्जा लेने के बाद वापस करने इस का। तरीके से ये प्लान के जरिए हम जी ऑब्वियसली देखें उसी को वो प्रोजेक्शंस के साथ जाते हैं, अगले 5 साल 10 साल 20 साल वो क्या प्रोजेक्शंस हमारी अप्रूव होंगी, उसमें हमेशा से देखें IMF कभी भी ये नहीं चाहेगा आप जो है वो इजी रहें अपने पब्लिक के लिए, वो हमेशा से ही प्रॉब्लम जनरेटिक रहता है पब्लिक के लिए। हाँ पिस्ता वही है जो गरीब आवाम है, जैसे बेग साहब ने कहा कि जी अगर हम खुद से मकई, खुद से गंदम, वो सच है ना, ये सच्ची बात जी, है। जी मैं देखे सेकंड एंडोर्स कर रहा हूँ, किसान उनको पता है, मैं एंडोर्स कर रहा हूँ उनकी बात को। उन्होंने ये ठीक कहा है कि सख्त गर्मी में जो सख्त पॉलिसी तपश बनाते हैं, में कानून बनाते हैं, उनका तो ताल्लुक ही नहीं है ज़राअत से, जी। उनका तो पता ही नहीं है गर्मी क्या है सर्दी क्या है। ये अंधेरे में जाके सांप ने काट लिया या किसी ने अगर इन्होंने खतरनाक बिल प्रेजेंट करना था असेंबली में जहाँ पे इतनी 24, 25, 26 करोड़ आवाम के लिए ये बिल प्रेजेंट करना था, तो इनको चाहिए था कि उसको प्रॉपर शेप में प्रेजेंट करते। हाँ, और पढ़ने वाले के लिए आसानी होती। तो इलेक्ट्रिसिटी रेट भी हमारा ज़राअत जी। में बहुत, देखो जितने भी ज़राअत से मुंसलिक है उनमें कुछ चंद बंदे आपको पढ़े लिखे वो फार्मर जी, आ रहे हैं, जी। नहीं तो ज्यादातर तो पढ़े लिखे नहीं है, जी। जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो जी। अपनी जमीनें किसान अपना काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरह आप समझा सकते हैं, किस तरह रिटर्न उनसे ले सकते हैं, फिर वो क्या करेंगे? सर रिटर्न्स का पैरामीटर तो देखें यहाँ पे भी जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे कर लेंगे। हैं, सर अभी भी आप शालमी, आजम मार्केट, सुआ बाजार, अनारकली यहाँ चले जाएं, यहाँ भी लोग पढ़े लिखे नहीं बैठे हुए हैं। किसान को भी मार देता है ना अगला फटे वाला जो आड़तिया होता है, उसको तो इनको अभी आज तक पकड़ा नहीं है, जो सबसे ज्यादा किसान का इस्तेमाल करके अपना आप को अमीर से अमीर होता जा रहा है। सर यही तो बदकिस्मती है, इसी चीज को तो ओवरकम करना है कि जो टैक्स की मद में आके जो मिड में बंदे हैं उनको कभी किसी ने पकड़ा नहीं है, माफिया उनको किस तरह काबू किया जाए। जो एज अ कमीशन एजेंट आ जाएगा उसकी तो डेफिनेशन वाज़ेह सारा है, का सारा टैक्स 233 12% टैक्स दे और जिंदगी आसान कर ले। और बाकी जैसे बात ये भी सही है कि जी जितनी भी चीजें यूटिलाइज हो रही हैं, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो खाद है, चाहे वो कोई भी चीज है, उस पर टैक्स तो वो दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर बंदा दे रहा है ना, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ ये बात सही है, ये बात भी सही कही है बेग साहब ने कि अगर आप इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की तरफ जाएंगे तो फिर फंड्स की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आप प्रॉपर देखिए, ये बात इस तरह भी की जा सकती थी कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो इन चीजों में पहले इन डेप्थ स्टडी कर लेते। अच्छा अब जो इसमें टाइम कम है आसम साहब, इसमें क्या खामियां जिनको दूर करके अगर इसको बेहतर बनाना है तो इस खामियां को दूर करनी होंगी ना? सर अभी तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं ऐसा जिसको आप ये कहें कि यार ये बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट है। एप्लीकेबल आप कह रहे हैं जनवरी में होगा, इतलाक इसका जुलाई में से हो जाएगा। प्रेजेंट हुआ है ना, अभी तो साइन होने हैं, अभी तो डिबेट होनी है, अभी तो देखें अभी तो 4 लाइन 3 सफ़ा का तो बिल है सर, 3 से 4 सफ़ा का तो बिल है, उसमें पहला तो डेफिनेशन में गुजर गया। अच्छा पहली दफा नहीं हुआ, सूबे में एक बिल पेश किया जा रहा है और वफाक की वजीर खजाना आप कह रहे हैं पेश कर, ये भी कोई मजाक नहीं है सर। ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज को ना दिल आजारी के साथ कि यार बस प्रेजेंट कर दो इसको, हाँ जी बस प्रेजेंट कर दो, देखी जाएगी फिर क्या करना है। आशिक साहब आपने हालात दोनों सुने, आप समझते हैं कि देखो टैक्स तो देना चाहिए, वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं, इसमें टैक्स तो देना चाहिए क्योंकि टैक्स आएगा तो ये तरक्की करेगा। अब जो टैक्स दे रहे हैं आप उसको 10% भी टैक्स पेयर के ऊपर खर्च हो रहा है। हाँ ये तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि सहूलियात का फकदान है। जो वो इसलिए टैक्स देते हैं ना, आवाम का टैक्स का पैसा आवाम के ऊपर ही खर्च होना है, तो उसमें कोई 10% भी होता है। जो टैक्स पेयर है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में मजबूर है। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट की एजुकेशन जो टैक्स पेयर्स को है, जो फाइलर्स हम जो कहते हैं फाइलर्स को प्रिविलेज ये होना चाहिए, टैक्स पेयर्स को ये प्रिविलेज होना चाहिए। वो ऐसा ना आप मेडिकल में देख लें, हॉस्पिटल्स का जो हाल है वहाँ पे आज भी जो आज से 50 साल पहले हॉस्पिटल थे आज भी वही हॉस्पिटल्स है। हमने गवर्नमेंट लेवल पे नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, हमने प्राइवेट सेक्टर्स की इंडस्ट्री बना दी। प्रोटोकॉल दिया जाता है, आशिक साहब अगर 1 करोड़ का टैक्स देते हैं, हॉस्पिटल वाले कौन से कहेंगे जनाब आशिक साहब आपने 1 करोड़ टैक्स दिया, आज ये सबसे पहले आपका चेकअप करते हैं, आपके लिए हमने स्टैंडर्ड की मशीनें रखी हुई हैं। तो जो 1 करोड़ टैक्स देगा वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा ना। जी। जब हमें गवर्नमेंट को सहूलियत ही कोई नहीं है ना जी, तो इसलिए जब तक हम ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे, हम अपने जो हमने जो लोगों पे अपने बोझ डाला हुआ है, आरईटी टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पे हमने होफो खराज डाला हुआ है। 38 की रेट भी उसी पे हम करते हैं, ठीक है जी, उसी को हम 7E भी लगा देते हैं, उसी को हम 4C पे भी ले आते हैं, उसी का 161 का ऑडिट भी हम उन्हीं का कर रहे होते हैं। तो जब तक हम लोगों को ओब्लाइज नहीं करेंगे, उनको ये कंसीडर नहीं करेंगे भाई आप टैक्स जो दे रहे हो सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत जो दे रहे हो वॉलंटरी हम आपसे कर ले रहे हैं
हैं जो ऑलरेडी नहीं है नेट टैक्स नेट पे, उनकी तरफ हम उतनी क्यों नहीं जाते? उनको हम, या जो ऑलरेडी सहूलियात हम ऐसे टैक्स पेयर्स को दें जिससे दे के नॉन फाइलर्स भी फाइलर बने। हम ऐसी पॉलिसीज बनाने में काम है। अब एग्रीकल्चर बिल आ गया, सॉफ्टवेयर एफबीआर किसी को टैक्स कंसल्टेंट को या टैक्स कलेक्टर को या टैक्स पेयर को समझ आता है तो उसको बदल दिया जाता है। एससीसीपी में भी वही हो रहा है, वो भी सॉफ्टवेयर उन्होंने बदल के जब बंदे को समझ यूज टू हो गए 15 साल वो भी बदल दिया। पीआरए ने भी आप लोगों को समझ आई थी रिटर्न भरने की, उन्होंने भी आरएस को दोबारा लाके खड़ा कर दिया। इतना तजर्बात किए जाते हैं कि सारे तजर्बात अवाम के लिए ही हैं, को अपना कोई तजर्बा नहीं कर सकते यार इस तरह हम इसको बेहतर कर सकते। तो देखिए जैसे हमारी हुकूमत की कोई कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, आए रोज हम कोई ना कोई चीज ऐसी बनाते हैं, कोई ऐसा जारी करते हैं, उसी एसआरओ को हम एक माह बाद विड्रा कर लेते हैं। कभी हम ये कहते हैं ये मिनी बजट भी आने वाला है, और आने वाला है, इसमें शक भी नहीं है, वो आने वाला है। एक साल का बजट ही बना सकते। तो जो मुंतब हुकूमत 5 साल का मंशूर देकर आती है, उसका मंशूर कहाँ है? क्या उनकी प्लानिंग होती है? 5 साल उन्होंने क्या काम करना है? देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में क्यों नहीं आती? बेल आउट पैकेज के लिए हमने IMF में गए हैं, तो हमने कोई ऐसा पॉलिसीज मलाई नहीं मुल्क के अंदर आज तक जो जिसमें हमारा इस्तेहकाम हो। ये गैर यकीनी सूरत हाल है जिसकी वजह से आप देखें कि मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। हमने IMF के हम क्यों पीछे जाते हैं कि हमारे पास फॉरेन रेमिटेंस नहीं है? हमने IMF को ही पैसे देने हैं। अगर हमने डॉलर्स लेने हैं, उन्हीं को सूद समेत जो है हमने उनको डॉलर रिटर्न कर देने हैं। हम अपनी एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे, हमने अपनी इंडस्ट्री को बंद कर दिया, हमने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नहीं दिया, हम बिजली पूरी प्रॉपर नहीं दे पाते, गैस हम नहीं दे रहे और महंगी तरीन दे रहे हैं। हम कंपटीशन क्या करेंगे? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट ही नहीं कर सकते। पहले दिन सर जमील साहब नारा लगा एग्रीकल्चर मुल्क बन गया पाकिस्तान। 70 की दहाई तक एग्रीकल्चर मुल्क था, उसके बाद इंडस्ट्रियल का हमने नारा लगाया। अब नई नई पॉलिसियां एग्रीकल्चर में आ रही हैं। आप समझते हैं एग्रीकल्चर में या ज़राअत में दोनों में कामयाबी है, नहीं तो एक को फोकस कर लिया जाए? मेरे ख्याल में ये मुल्क दुश्मनी है। अगर हम एग्रीकल्चर के खिलाफ बात करते हैं, एग्रीकल्चर के को डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चर की शॉर्ट टाइम पर एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक्स डिफरेंट है, दूसरी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर की डिफरेंट। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है ताकि उसको पता हो इस रेट से मेरी फसल बिकेगी, मैंने इतना खर्चा करना है, इतना ठेका देना है, इतना पानी लगाना है, मुझे इतनी लेबर इतने मुझे 6 महीने के बाद पैसे कर लेता है किसान। अगर उसको 6 महीने तक वो खर्चा करता रहता है, बाद में पता ही नहीं है कि उसकी फसल किस भाव बिकनी है जो कि वेलफेयर ऑफ दी मैन काइंड के लिए इस्तेमाल होनी है, वो क्यों मार रहे हैं? वो कहाँ से देगा बेचारा, कहाँ से खर्च करेगा? वो उस पे कर्ज चढ़ जाते हैं। कई मेरे इल्म में आए जमींदार जो है वो जमीनें बेच रहे हैं। लेकिन चावल ये 2 सीजन पिछले बड़े खतरनाक है, चावल का भी उसमें भी किसान को बड़ा नुकसान हुआ है, गन्ने में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखें आपका यहाँ एक मरला 3 करोड़ का है, जमींदार का 1 एकड़ 30 लाख रुपए का नहीं है, 1.5-2 लाख रुपया ठेका हो गया है, 1.5-2 लाख रुपए की उसमें खाद पड़ जाती है, जमीन में डाले, मिट्टी में डालता है, मिट्टी में डाल के उसके बाद उठाता है वो फसल, और आगे फसल बिकती नहीं, आप बेचते नहीं। और ये भी उम्मीद नहीं होती आंधी तूफान आएगा तो ये फसल भी रहेगी कि नहीं रहेगी। जी जी, उसका वो नुकसान है ज़ाला भी कभी किसी ने पूरा नहीं करना। जो खुदा की तरफ से कोई आफत आ जाती है, कोई बारिश हो जाती है, कोई धूप में वेदर में तब्दीली है, उसका पूरी दुनिया मिल के मुकाबला नहीं कर सकती, किसान ही करता है। हाल क्या है, सोल्यूशन क्या है? हाल मैंने पहले बताया कि ऑनेस्ट तरीके से इस मुल्क को चलने दें। ये जो बदमाश इकट्ठे हुए हैं जो IMF के गिर्द और वर्ल्ड बैंक और ये सारा माफिया, इससे हमारी जान छुड़ाएं और इसका हल ये है कि सर आवाम में अवेयरनेस पैदा करें। 2-4 चीज़ें मैंने जो आज छोड़ी हैं कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, आवाम में अवेयरनेस आए, आवाम पूछे कि IMF को कहा आपने क्यों यहाँ बिठाया हुआ, क्यों कर्जे ले रहे हैं, कहाँ कर्जे खर्च हो रहे हैं, हमें बताया जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहें कि ऑडिट करे फॉरेन रेमिटेंस का, ऑडिट करे फॉरेन कर्जों का कि ये पैसे कहाँ खर्च हुए, पता चलेगा सारे पैसे बाहर चले गए, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया, हम पे आप टैक्स लगाते जा रहे हैं। और ये मुल्क का इस्तेसाल है, करप्शन है, चोरी है। ये आपको चोरी का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे घर में चोरी हो रही है। जमील अख्तर बेग साहब आपको बहुत शुक्रिया, मोहम्मद हसन साहब आपको बहुत शुक्रिया, आशिक अली राना साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ ऐसे कानून बनाए जिसमें आवाम का भी फ़ायदा हो, हुकूमत का फ़ायदा हो। अगर आवाम को कुछ मिलेगा तो वो हुकूमत को देने के लिए कुछ काबिल हो सकती है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।